कई वर्षों तक दुनिया को किम जोंग उन के बच्चों के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। उत्तर कोरियाई सरकार उनके नेता के परिवार की निजी जिंदगी को सख्ती से छुपा कर रखती है। लेकिन नवंबर 2022 में एक छोटी लड़की अचानक सरकारी मीडिया में दिखाई दी। वो किम जोंग उन का हाथ पकड़े हुए थी जब वे उस जगह का दौरा कर रहे थे जहां एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ACBM लॉन्च की गई थी। एक ऐसी मिसाइल जिसे बहुत दूर तक उड़ने के लिए बनाया गया था। उत्तर कोरियाई मीडिया ने उस बच्ची का नाम नहीं बताया, लेकिन दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने उसे किम जोंग उन की बेटी के रूप में पहचाना, जिसे माना जाता है कि उसका नाम किम जू ए है। उसका सार्वजनिक रूप से सामने आना महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता के बच्चों को शायद ही कभी जनता के सामने दिखाया जाता है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति के लिए कोई साधारण पारिवारिक कार्यक्रम नहीं चुना गया। उसे उसके पिता और देश के सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक के साथ दिखाया गया। तब से उसे किम जोंग उन के साथ सैन्य कार्यक्रमों और सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बार-बार देखा गया है। 2026 आते-आते दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने कहा कि वे ऐसे संकेत देख रहे हैं कि किम की बेटी को अगले संभावित नेता के रूप में और भी स्पष्ट रूप से तैयार किया जा रहा है। फिर भी उत्तर कोरिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वही वास्तव में उत्तराधिकारी होगी। लेकिन इससे पहले कि दुनिया उसे देखे, 2013 में एक अजीब घटना हुई थी जिसने पहली बार इस बच्चे के बारे में जानकारी दी थी। उसी साल पूर्व NBA स्टार डेनिस रोडमैन उत्तर कोरिया गए थे। रोडमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी किम जोंग उन से एक असामान्य दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों को बास्केटबॉल का शौक था। उन्हें कई बार उत्तर कोरिया आमंत्रित किया गया और वे उत्तर कोरियाई नेता के परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से भी मिले। सितंबर 2013 में एक यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वे किम जोंग उनकी पत्नी रिसोल जू और उनकी शिशु बेटी के साथ भी मिले। रोडमैन के अनुसार उन्होंने उस बच्ची को गोद में लिया और उसका नाम जू आई बताया। ये उन शुरुआती मौकों में से एक था जब दुनिया को पता चला कि किम जोंग उनकी एक बेटी है। लेकिन आज तक किम जोंग उनके परिवार के बारे में पक्की जानकारी बहुत सीमित है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि उनके और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों की संख्या, उम्र और लिंग के बारे में सारी जानकारी स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है। चूंकि उत्तर कोरिया अपने नेता के परिवार से जुड़ी जानकारी को बहुत सख्ती से छुपाता है, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन सी रिपोर्ट पूरी तरह सही है। इसी वजह से ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम देखें कि उत्तर कोरियाई सरकार खुद क्या दिखा रही है। और यहीं पर किम जू ए का मामला अलग हो जाता है। बाकी परिवार के सदस्यों की तरह उन्हें छुपाने के बजाय उन्हें धीरे धीरे उनके पिता के साथ देश की सैन्य और शक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में दिखाया जा रहा है। यहां तक कि उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया द्वारा उन्हें संबोधित करने का तरीका भी बदल गया है। उन्होंने उस बच्ची के लिए और भी ऊंचे और सम्मानजनक शीर्षक का इस्तेमाल किया है। यह बात विशेषज्ञों द्वारा बारीकी से देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर कोरिया की राजनीतिक व्यवस्था में उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 2024 में दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने कहा कि वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं जिन्हें उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा सकता है। हालांकि निर्णय अभी भी बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर कोरिया के इतिहास में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। देश पर एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने शासन किया है। ये किम इल सुंग से शुरू हुआ, फिर उनके बेटे किम जोंग इल और उसके बाद उनके पोते किम जोंग उन। इसलिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मजू-ए वास्तव में कौन है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि किम जोंग उन के परिवार को कई सालों तक छुपाए रखने के बाद उत्तर कोरियाई सरकार ने इस बच्चे को सार्वजनिक रूप से दिखाने का फैसला क्यों किया, और क्यों उसे अक्सर उन्हीं जगहों पर देखा जाता है जो उसके पिता की सैन्य और राजनीतिक ताकत को दिखाती हैं, जबकि किम जू ए अब सार्वजनिक रूप से अधिक बार दिखाई देने लगी हैं। फिर भी ये जानना मुश्किल है कि उसकी सामान्य जिंदगी वास्तव में कैसी है। उसकी मां के बारे में माना जाता है कि वो री सोल्जू हैं, जो किम जोंग उन की पत्नी हैं। री को पहली बार 2012 में अपने पति के साथ सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था। 2018 तक उन्हें उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया द्वारा सम्मानित प्रथम महिला कहा जाने लगा, जो एक उच्च पदवी है और देश में शायद ही कभी इस्तेमाल होती है। लेकिन किम परिवार का जीवन उत्तर कोरिया के आम परिवारों से बिल्कुल अलग है। उनके निवास स्थान, पढ़ाई और रोजमर्रा की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसलिए किम जू ए के बारे में ज्यादातर जानकारी दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों और विशेषज्ञों के विश्लेषण से आती है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा के अनुसार किम जू ए प्योंगयांग में घर पर ही पढ़ाई करती हैं, बजाय किसी आम स्कूल में जाने के। बताया जाता है कि उन्हें घुड़सवारी, स्कीइंग और तैराकी का भी शौक है। किम परिवार के बच्चों के लिए खास जीवन जीना कोई असामान्य बात नहीं है। उत्तर कोरिया कई सुरक्षित निवास स्थानों का इस्तेमाल करता है।
मोनसान में भी एक बड़ा कंपाउंड है जो देश के पूर्वी हिस्से का एक तटीय शहर है। उपग्रह तस्वीरों के जरिए वहां इमारतें, निजी समुद्र तट, बड़ी नावें और एक रेलवे स्टेशन देखा गया है जिसका इस्तेमाल नेतृत्व द्वारा किया जाता है। यहीं पहले वो ट्रेन भी देखी गई थी जिसके बारे में माना जाता है कि किम जोंग उन इस्तेमाल करते हैं। वॉनसान का परिवार से भी व्यक्तिगत संबंध है। यही किम जोंग उन ने पहले डेनिस रोडमैन को लाया था, जिन्होंने बताया था कि कैसे वे नाव की सवारी और परिवार व मेहमानों के साथ दूसरी मनोरंजन गतिविधियों में शामिल हुए थे। लेकिन किम जुए के आलीशान जीवन के हर एक विवरण को जानना जरूरी नहीं है, ताकि यह समझा जा सके कि वह क्यों महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि सरकार उन्हें कैसे पेश करती है। उत्तर कोरिया में राजवंश के किसी सदस्य को यूं ही राज्य मीडिया में नहीं दिखाया जाता। उनकी तस्वीर, उपाधि, जाने की जगह और उनके साथ कौन है, इन सब का बहुत सावधानी से चयन किया जाता है। इसलिए जब किम जू-ए को बार बार उनके पिता के साथ दिखाया जाता है, खासकर महत्वपूर्ण सैन्य और सरकारी कार्यक्रमों में, उनकी हर एक उपस्थिति का राजनीतिक मतलब होता है। और जैसे जैसे किम जू-ए बड़ी हो रही हैं, ये बदलाव और भी स्पष्ट होता जा रहा है। वह अब सिर्फ अपने पिता के बगल में खड़ी एक बच्ची नहीं है। धीरे धीरे उन्हें उन जगहों पर रखा जा रहा है जो उत्तर कोरिया की सबसे ऊंची सत्ता से जुड़ी हुई हैं। 2026 आते आते उनके भविष्य को लेकर सवाल और भी तेज हो गए। अब वो किम जोंग उनके साथ राज्य के और भी ऊंचे स्तर के कार्यक्रमों में शामिल होने लगी हैं। इसमें उनकी पहली सार्वजनिक यात्रा कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन में शामिल है, जो वो मकबरा है जहां पूर्व नेता किम इल सुंग और किम जोंग इल की पार्थिव देह रखी गई है। कुछ विश्लेषकों के लिए ऐसी उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे किम जुए को सीधे तौर पर शासक किम परिवार के इतिहास से जोड़ा जाता है। फिर भी उनके पास अभी तक कोई आधिकारिक पद नहीं है जो स्पष्ट रूप से कहे कि वही अगली नेता होंगी। इसलिए असली महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि उनका बचपन कितना भव्य है। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि उत्तर कोरियाई सरकार इस बच्चे को धीरे धीरे सैन्य प्रतीकों से क्यों जोड़ रही है, राज्य और देश पर शासन करने वाले परिवार से। क्योंकि उत्तर कोरिया में पहले भी नेताओं की तैयारी इसी तरह शुरू होती थी, इससे पहले कि उन्हें सबसे ऊंचे पद पर बैठाया जाए। और यह जानने के लिए कि क्या आज भी किम जुए के साथ यही किया जा रहा है, हमें यह देखना होगा कि किम परिवार खुद किस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सत्ता सौंपता है। और अब चलिए वापस आते हैं। किम जुए की सार्वजनिक भूमिका में बड़ा बदलाव नवंबर 2022 में शुरू हुआ। उस दिन उत्तर कोरिया ने वासोंग 17 का परीक्षण किया, जो देश की सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ICBM में से एक है। ऐसी मिसाइल को बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए बनाया गया है, जिससे वो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सकती है। उसी मिसाइल परीक्षण में पहली बार किम जोंग उन की बेटी को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था। तब से वह सिर्फ अपने पिता के साथ रहने वाली एक बच्ची नहीं रही। फरवरी 2023 में उसे कोरियन पीपल्स आर्मी की 75वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित भोज में भी शामिल किया गया। एक दिन बाद किम जोंग उनके साथ वो प्योंगयांग में भव्य सैन्य परेड में भी मौजूद थी, जहां उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से कुछ का प्रदर्शन किया गया। ऐसी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उत्तर कोरियाई सरकार यह नियंत्रित करती है कि राज्य मीडिया में क्या दिखाया जाता है। इसलिए जब बार बार किम जुए को उसके पिता के साथ और ऊंचे पद के जनरलों के साथ दिखाया जाता है, अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ, तो यह स्वाभाविक है कि विशेषज्ञ यह अध्ययन करते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है या नहीं। अगले कुछ महीनों में उसकी सार्वजनिक उपस्थिति और भी बढ़ गई। उसे मिसाइल से जुड़ी घटनाओं और सैन्य कार्यक्रमों में देखा गया। 2023 में उसे किम जोंग उन के साथ भी उन कार्यक्रमों में देखा गया जो उत्तर कोरिया के सैन्य टोही उपग्रह कार्यक्रम से जुड़े थे। उसी साल नवंबर में प्योंगयांग ने कहा कि उसने अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है, जबकि पहले 2 प्रयास असफल रहे थे। समय के साथ अब किम जुए सिर्फ सैन्य कार्यक्रमों में ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे वह अन्य महत्वपूर्ण सरकारी गतिविधियों में भी नजर आने लगी हैं। सबसे बड़ा बदलाव सितंबर 2025 में आया, जब किम जोंग उन उन्हें अपने साथ बीजिंग चीन ले गए। वहां उत्तर कोरियाई नेता एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। ये किम जुए की पहली जानी-मानी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी और इससे ये सवाल और मजबूत हुआ कि क्या उन्हें भविष्य में कोई बड़ा रोल निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन यात्रा के बाद दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने कहा कि संकेत और मजबूत हो गए हैं कि किम जुए अपने पिता की संभावित उत्तराधिकारी हो सकती हैं। 2026 तक आते आते भी वो लगातार महत्वपूर्ण सरकारी
और सैन्य कार्यक्रमों में नजर आती रहीं। लेकिन अब तक उत्तर कोरिया की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि वही अगली नेता होंगी। ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, हमें ये देखना होगा कि उनके अपने पिता कैसे नेता बने। किम जोंग इल की मृत्यु दिसंबर 2011 में हुई थी। उनकी जगह उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन ने ली। इससे पहले आम उत्तर कोरियाई जनता किम जोंग उन को शायद ही जानती थी। सिर्फ 2010 में ही उन्हें जनता के सामने ज्यादा स्पष्ट रूप से पेश किया गया और वर्कर्स पार्टी और सेना में ऊंचे पद दिए गए। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो राज्य मीडिया ने उन्हें तुरंत मुख्य उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन पूर्व नेता का बेटा होना अपने आप में यह नहीं दर्शाता कि उन्होंने तुरंत पूरे देश पर नियंत्रण पा लिया। किम जोंग उन अभी युवा थे और उनके चारों ओर उनसे बड़े और ज्यादा अनुभवी जनरल्स और पार्टी अधिकारी थे। इसलिए अपने शासन के शुरुआती वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे सेना, सरकार और वर्कर्स पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत की। यही वजह है कि मर्जुए के साथ अभी जो हो रहा है वह महत्वपूर्ण है। अगर वाकई उनके पिता ने उन्हें अगला नेता चुना है, सिर्फ इतना जानना ही काफी नहीं है कि जनता को पता चले कि वह कौन है। उन्हें सेना से भी परिचित कराना जरूरी है। पार्टी अधिकारियों और पूरे देश को किम परिवार की विरासत के हिस्से के रूप में उनसे परिचित कराना जरूरी है। और शायद यही प्रक्रिया है जो हम धीरे धीरे आज देख रहे हैं। इसका मतलब है कि किम जोंग उन उन्हें तैयार कर रहे हैं। किम खुद जानते हैं कि अचानक नेता बदलना कितना मुश्किल होता है। किम जोंग उन की सेहत के बारे में भी अक्सर चर्चा होती रहती है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा के अनुसार उनके पास मोटापा और धूम्रपान जैसे जोखिम कारक हैं और उनके परिवार में हृदय रोग का इतिहास भी है। लेकिन यह कहने के लिए कोई पर्याप्त सार्वजनिक सबूत नहीं है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है या वे जल्द ही सत्ता छोड़ने वाले हैं। इसलिए सिर्फ सेहत को ही वजह नहीं कहा जा सकता कि वे अपनी बेटी को दिखा रहे हैं। एक और संभावित कारण हो सकता है किम जुए को दिखाना किम जोंग उन को एक पिता के रूप में भी दिखाने में मदद करता है, न कि सिर्फ एक सैन्य और राजनीतिक नेता के रूप में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके दिखने को सिर्फ एक पारिवारिक छवि के रूप में समझाना और मुश्किल होता जा रहा है। उसे सिर्फ कॉन्सर्ट या जश्न में ही नहीं लाया जाता, वह अक्सर सैन्य कार्यक्रमों, मिसाइल कार्यक्रमों में भी साथ होती है, बैठकों और महत्वपूर्ण राज्य समारोहों में भी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता एक महिला हो सकती है? अब तक सभी सर्वोच्च नेता पुरुष ही रहे हैं। किम इल सुंग, उनके बेटे किम जोंग इल और उसके बाद किम जोंग उन। देश की राजनीतिक व्यवस्था और समाज में भी पुरुष को मुख्य नेता मानने की पारंपरिक सोच बहुत मजबूत है। लेकिन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो दिखाता है कि शासक परिवार के भीतर एक महिला के पास भी बड़ी शक्ति हो सकती है। ये किम यो जोंग हैं, जो किम जोंग उन की छोटी बहन है। वह उत्तर कोरियाई सरकार की सबसे प्रसिद्ध अधिकारियों में से एक हैं और वह अक्सर देश के दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों के बारे में बोलती हैं। उनकी स्थिति ये दिखाती है कि एक महिला को सिस्टम के सबसे ऊंचे हिस्से में अपने आप नहीं रोका जाता। यह एक चीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है परिवार। उत्तर कोरिया के एक साधारण कानून में ये नहीं लिखा है कि वर्तमान नेता का बच्चा ही अगला नेता बनेगा, लेकिन देश के इतिहास में शक्ति किम इल सुंग से उनके बेटे किम जोंग इल को सौंपी गई थी और उसके बाद किम जोंग उन को। इसलिए उस तथाकथित पैक्टो रक्त रेखा से सीधा संबंध होना बहुत जरूरी है। ये वो राजनीतिक विचारधारा है जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरियाई सरकार करती है ताकि शासक किम परिवार की विशेष स्थिति को उजागर किया जा सके। यह किम जुएई को बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि वह खुद किम जोंग उन की बेटी है। अगर उसे चुना गया तो परिवार की सीधी वंशावली चौथी पीढ़ी तक जारी रह सकती है और हाल के वर्षों में इसकी संभावना और भी बढ़ गई है। 2024 की शुरुआत दक्षिण कोरियाई खुफिया सेवा ने कहा कि वे किम जुएई को संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। 2025 में जब उनके पिता उन्हें चीन ले गए तो उनकी सार्वजनिक छवि और भी बढ़ गई और जब 2026 आया उसी खुफिया सेवा ने कहा कि उन्हें अपने पिता की स्थिति की संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखना तर्कसंगत है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर कोरिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है जिसमें कहा गया हो कि किम जुएई ही वास्तव में उत्तराधिकारी हैं। प्योंगयांग ने भी उनके बारे में कई व्यक्तिगत विवरणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, जिसमें वो नाम भी शामिल है जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मीडिया करती है। इसलिए किम परिवार की योजना अभी भी बदल सकती है। फिर भी इस पैटर्न को नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसलिए हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किम जुएई उत्तर कोरिया की अगली नेता होंगी। लेकिन एक बात साफ है, अब वो सिर्फ किम जोंग उन की बेटी नहीं है जो कभी कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है।
उसे धीरे धीरे खुद संस्थाओं में पेश किया जा रहा है। ये वे संस्थाएं हैं जो किम परिवार की सत्ता बनाए रखती हैं: सेना, सत्तारूढ़ पार्टी और राज्य मीडिया। और अगर उसे उत्तराधिकारी के रूप में पूरी तरह से चुना जाता है तो वह उत्तर कोरिया की पहली महिला नेता बनेगी और किम परिवार की चौथी पीढ़ी होगी जो देश की सर्वोच्च सत्ता संभालेगी। लेकिन रुकिए, अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि क्या किम जुए एक दिन नेतृत्व कर सकती हैं, तो सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि उनके पिता कौन हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि एक उत्तराधिकारी को असली नेता कैसे बनाया जाता है। उत्तर कोरिया में हम इसका जवाब किम जोंग इल के साथ हुई घटनाओं में देख सकते हैं, जो जू आई के दादा हैं। उस समय उनके पिता किम इल सुंग जीवित थे जब किम जोंग इल को तैयार करना शुरू किया गया था। उन्हें बस एक दिन पेश नहीं किया गया और कह दिया गया कि यही अगला उत्तराधिकारी है। इसमें कई साल लग गए। किम जोंग इल को वर्कर्स पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जो कि वह राजनीतिक पार्टी है जो उत्तर कोरिया को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे उनका पद ऊंचा होता गया, उन्होंने सीखा कि प्रचार तंत्र कैसे काम करता है, अधिकारियों की नियुक्तियां और सरकार के अन्य हिस्से। इससे भी ज्यादा जरूरी, उन्होंने अपने भरोसेमंद और वफादार लोगों का एक समूह तैयार किया। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि सोचिए कि आप नेता के बेटे हैं, लेकिन जब आपके पिता की मृत्यु हो जाती है तो आपके पास कोई जनरल नहीं है, पार्टी अधिकारी या सुरक्षा प्रमुख जो सच में आपके प्रति वफादार हो। तब भी आपकी स्थिति कमजोर रहेगी। इसलिए उत्तराधिकारी की तैयारी सिर्फ परिवार के नाम की बात नहीं है, उत्तराधिकारी के पास खुद की सत्ता भी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जब उसे सिर्फ नेता का बेटा न समझा जाए, उसे एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाए जिसका अपना काम हो, अपनी जिम्मेदारी हो और अपनी खुद की ताकत हो। इसलिए आने वाले वर्षों में जूएई के बारे में कुछ चीजें हैं जिन पर खास ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, क्या उसे वर्कर्स पार्टी में असली पद दिया जाएगा? दूसरा, क्या उसके पास अपनी खुद की स्टाफ और अधिकारी होंगे जो सीधे उसके लिए काम करेंगे? तीसरा, क्या उसे महत्वपूर्ण फैसले लेने में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी? और चौथा, क्या ऊंचे अधिकारी उसकी बात मानना शुरू करेंगे? क्या उसके पिता उसके साथ ना हो तब भी? जब ये सब हो जाए तो वो एक अलग स्तर होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अब केवल एक भविष्य के नेता का परिचय नहीं कराया जा रहा है, धीरे धीरे वो अपनी खुद की ताकत का आधार बना रहा है। लेकिन एक और समस्या है जिसका सामना किम परिवार के पहले 3 नेताओं को नहीं करना पड़ा। अगर जूई अगली नेता बनती हैं तो वो पहली महिला होंगी जिन्हें ऐसी व्यवस्था का नेतृत्व करना होगा जिसे लंबे समय से पुरुष चला रहे हैं। हमें ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि उत्तर कोरिया में पुरुषों का वर्चस्व कितना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो असली अधिकार कैसे हासिल करेंगी, उन लोगों से जो उनसे बड़े हैं, ज्यादा अनुभवी हैं और दशकों से इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सोचिए एक वरिष्ठ जनरल के बारे में जो 50 या 60 साल के हैं और जिनका लगभग पूरा करियर सेना में ही बीता है। समय आने पर हो सकता है कि उसे एक ऐसी महिला की आज्ञा माननी पड़े जो उससे कई दशक छोटी है। सिर्फ इतना कहना कि वो नई नेता हैं सरकार के लिए काफी नहीं है। उन लोगों को यह देखना होगा कि जुए का समर्थन करना ही उनके अपने पद को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे सिस्टम में राजनीतिक वफादारी अक्सर इसी तरह काम करती है। अगर किसी जनरल, मंत्री या पार्टी अधिकारी का प्रमोशन नए नेता की वजह से हुआ है तो उसके पास नए नेता के प्रति वफादार रहने का कारण होता है। इसलिए जैसे जैसे उत्तराधिकार करीब आता है, यह देखना जरूरी है कि किसका प्रमोशन हो रहा है और कौन ऊंचे पदों से गायब हो रहा है। अगर किसी दिन हम देखें कि कई अधिकारी जो जुड़े हुए हैं, जुए के साथ जुड़े हुए लोग एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वो अपनी खुद की टीम बना रही है और यहां सेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल सेना ही उत्तर कोरिया को चला रही है, वर्कर्स पार्टी और सुरक्षा एजेंसियां भी बहुत ताकतवर हैं। लेकिन एक चीज है जिसे सिर्फ सेना ही सीधे तौर पर संभालती है, और वो है देश के विशाल सशस्त्र बल। जब स्थिति सामान्य होती है तो यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च नेता कौन है। लेकिन अगर किम जोंग उन अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? यहीं से सब कुछ जटिल हो जाता है। दूसरे देशों में प्रक्रिया स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए वहां उपराष्ट्रपति होता है जो अपने आप राष्ट्रपति की जगह ले लेता है। उत्तर कोरिया में यह इतना आसान नहीं है। वह कोई स्पष्ट सार्वजनिक नियम नहीं है जो यह कहता हो कि जब सर्वोच्च नेता मर जाए तो अपने आप वही व्यक्ति सारी ताकत संभालेगा। इसलिए अगर ऐसा तब हो जब जूही अभी छोटी हो और उसके पास अनुभव भी कम हो हो सकता है कि पहले कोई अस्थायी व्यवस्था की जाए। संभव है कि वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह पहले कुछ समय के लिए रोजमर्रा का शासन चलाए, जबकि चुने गए उत्तराधिकारी की स्थिति की रक्षा की जाए। इसमें वर्कर्स पार्टी, सेना और सुरक्षा संगठनों के उच्च अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नए स्थायी नेता बन गए हैं। यह कुछ ऐसा ही है। एक बड़े संगठन का युवा उत्तराधिकारी है, लेकिन वो अभी सभी फैसले लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अस्थायी रूप से कुछ वरिष्ठ लोग ज्यादातर काम संभालते हैं।
जबकि उसे धीरे धीरे तैयार किया जाता है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था में एक बड़ी समस्या है। अगर अस्थायी प्रशासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो क्या होगा? जब एक अधिकारी सेना को नियंत्रित करता है, एक और अधिकारी सुरक्षा सेवाओं को नियंत्रित करता है और एक अन्य वर्कर्स पार्टी को, उनमें से हर एक शक्तिशाली हो सकता है, अपनी खुद की समर्थकों की टोली बना सकता है और वहीं से असली सत्ता संघर्ष शुरू हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्योंगयांग में तुरंत युद्ध छिड़ जाएगा। एक बंद राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष चुपचाप भी चल सकता है। ये अचानक किसी जनरल को हटाने में देखा जा सकता है। यह एक नए अधिकारी के प्रमोशन में, सुरक्षा संभालने वाले व्यक्ति के बदलने में, या किसी ऐसे व्यक्ति के सार्वजनिक नजरों से ओझल होने में देखा जा सकता है जो पहले बहुत शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि नए नेता पर किसका नियंत्रण है। अगर जू आई अभी युवा हैं, तो उन्हें जानकारी कौन देता है? कौन बताता है कि किस पर भरोसा किया जा सकता है? उनके दस्तावेज कौन तैयार करता है जिन पर वे हस्ताक्षर करेंगे? और ये कौन तय करता है कि वे किन अधिकारियों से मिलेंगे? ये चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप उस जानकारी को नियंत्रित करते हैं जो नेता तक पहुंचती है, तो आप उनके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए किम परिवार के लिए सबसे अच्छा हालात यही है कि किम जोंग उन काफी समय तक सत्ता में बने रहें, ताकि उत्तराधिकारी को सिखाया जा सके और उसे अपनी खुद की ताकत दी जा सके। जितनी लंबी तैयारी होगी, जितना ज्यादा समय होगा, उत्तराधिकारी के पास अपना खुद का नेटवर्क बनाने का उतना ही ज्यादा मौका होगा। जितनी कम तैयारी होगी, उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और एक और भी गंभीर समस्या है, उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। अगर अचानक नेता चला जाता है, तो यह साफ रहना चाहिए कि सबसे अहम सैन्य फैसलों पर किसकी सत्ता है। यह बिल्कुल भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि सशस्त्र बलों को आदेश कौन दे रहा है। इसलिए नेतृत्व परिवर्तन के दौरान सिर्फ उत्तराधिकारी का नाम ही महत्वपूर्ण नहीं है, आदेश श्रृंखला भी पूरी तरह से बनी रहनी चाहिए। आदेश श्रृंखला का मतलब है आदेश देने और पालन करने वालों का सीधा क्रम। उदाहरण के लिए, सबसे ऊंचे नेता सबसे ऊंचे सैन्य नेतृत्व को निर्देश देते हैं। वहां से आदेश अलग अलग कमांडरों तक नीचे जाते हैं। जब कमांड की श्रृंखला स्पष्ट होती है, तो हर कोई जानता है कि उसे किसका आदेश मानना है। अगर यह गड़बड़ हो जाए, तो यह खतरनाक हो सकता है। यही सबसे बड़े कारणों में से एक है कि किसी नए नेता के लिए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का समर्थन क्यों जरूरी होता है। सिर्फ प्योंगयांग सरकारी दफ्तर पर नियंत्रण करना ही काफी नहीं है। उत्तराधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि पूरे देश की सशस्त्र सेनाएं एक ही नेतृत्व का पालन कर रही हैं। अगर संक्रमण सफल रहता है और जू ए वयस्क होने पर वास्तव में नेता बनती हैं, तो उनके सामने एक अलग सवाल होगा। वो किस तरह के उत्तर कोरिया का नेतृत्व करेंगी? हम अभी नहीं जान सकते कि जब वह बड़ी होंगी, तो उनकी व्यक्तिगत सोच क्या होगी, क्योंकि वह अभी बच्ची हैं और उनके अपने राजनीतिक विचारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि वह किस तरह का देश विरासत में पा सकती हैं। सबसे पहले, वह एक ऐसा उत्तर कोरिया विरासत में पा सकती हैं जिसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम उसके पूर्वजों के समय से कहीं ज्यादा मजबूत हो। देश की वर्तमान दिशा को देखते हुए नेतृत्व परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। 2026 में उत्तर कोरियाई नेतृत्व ने बार बार कहा कि उसका परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र का दर्जा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए अगर जू ए नेता बनती हैं, तो यह सोचना बहुत मुश्किल है कि वह इतनी आसानी से पूरे परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर देंगी। यह केवल एक सैन्य हथियार नहीं है उत्तर कोरियाई नेतृत्व के लिए, ये एक तरीका भी है जिससे वे ताकतवर देशों को अपनी सरकार को गिराने से रोक सकते हैं, और ये प्योंगयांग को दूसरे देशों से बातचीत करते समय ज्यादा ताकत भी देता है। इसलिए हो सकता है कि किसी भविष्य के नेता की शुरुआती जिम्मेदारियों में से एक अपने द्वारा विरासत में मिली परमाणु शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखना हो। दूसरा, वह एक ऐसी उत्तर कोरिया विरासत में पा सकता है जो रूस के और करीब है। पिछले कुछ वर्षों में प्योंगयांग और मॉस्को के बीच सैन्य संबंध काफी गहरे हो गए हैं। उत्तर कोरिया ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ उसके युद्ध में मदद करने के लिए सैनिक और हथियार भेजे हैं। वहीं दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा है। अगर यह संबंध कई वर्षों तक जारी रहता है, तो रूस अगले उत्तर कोरियाई नेता को विरासत में मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक बन सकता है। इसके साथ ही चीन भी बहुत महत्वपूर्ण बना रहेगा। चीन लंबे समय से सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था रहा है। बीजिंग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन कुछ बड़े देशों में से एक है जिनके प्योंगयांग के साथ गहरे और लंबे समय से संबंध हैं। इसलिए उत्तर कोरिया के भविष्य के नेता को संतुलन बनाना सीखना होगा।
उसे चीन की जरूरत होगी, उसे रूस की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन उत्तर कोरियाई नेतृत्व भी नहीं चाहता कि वे सिर्फ एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएं। यही वो मुश्किल हिस्सा है विदेश नीति का जिसे जुए को विरासत में मिल सकता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था। शायद ये प्योंगयांग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये अगली पीढ़ी के लिए सबसे कठिन समस्या होगी। सिर्फ मिसाइलें और बड़ी सेना होना काफी नहीं है अगर आम अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही हो। लोगों को खाना, नौकरी, बिजली, आवास और उत्पाद मिलना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीतता है, उत्तर कोरिया को बाहरी दुनिया की तकनीक और जानकारी से पूरी तरह अलग करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर कोरिया की अगली पीढ़ी एक ऐसे दुनिया में जिएगी जो किम इल सुंग या किम जोंग इल के समय से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। फोन और भी एडवांस्ड हैं, डिजिटल फाइल्स ट्रांसफर करना और भी आसान है, वीडियो, म्यूजिक और जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। और जैसे जैसे तकनीक और बेहतर होती जा रही है, एक ऐसी सरकार के लिए जो यह नियंत्रित करना चाहती है कि उसकी जनता क्या देखें और सुने, उसका काम और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए भविष्य के नेता के पास एक बड़ा विकल्प हो सकता है। क्या वो अर्थव्यवस्था को थोड़ा खोलेंगे ताकि ज्यादा व्यापार, कारोबार और निवेश हो सके, या देश को और भी सख्त बनाएंगे क्योंकि व्यापार के साथ साथ विदेशी जानकारी और विदेशी प्रभाव भी आ सकता है? क्या दोनों चीजें एक साथ करना भी मुमकिन है? क्या कुछ कारोबारों को इजाजत दी जा सकती है ताकि अर्थव्यवस्था को फायदा हो लेकिन राजनीतिक नियंत्रण सख्त रखा जाए? क्या दूसरे अधिनायकवादी देशों ने इसे अलग अलग तरीकों से किया है? तो क्या यह जरूरी नहीं है कि आर्थिक सुधार होने पर अपने आप लोकतंत्र भी आ जाएगा? हो सकता है सिर्फ लोगों के कमाने का तरीका बदले, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहे। एक और बड़ा विकल्प है दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध। भविष्य का नेता बातचीत का विकल्प चुन सकता है अगर उसे कोई आर्थिक या सुरक्षा लाभ मिलता है, लेकिन वो सैन्य दबाव का भी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे लगे कि वो ज्यादा प्रभावी है। यह संभव है कि दोनों रणनीतियां स्थिति के अनुसार बदलती रहें। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जुए सिर्फ उसकी उम्र या लिंग के कारण तुरंत नरम या सख्त हो जाएगा। उसका व्यवहार शायद उस देश पर निर्भर करेगा जिसे वह विरासत में पाएगा। अगर सरकार स्थिर है और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो किसी नेता के लिए नई नीति आजमाना ज्यादा आसान होता है। अगर अर्थव्यवस्था कमजोर है और देश के अंदर कई समस्याएं हैं तो वह शायद नियंत्रण और सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। अगर दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे हैं तो बातचीत की संभावना हो सकती है। अगर तनाव ज्यादा है तो सेना पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए अगर वह दिन आता है जब जुए ए सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो उसके लिए असली परीक्षा ये नहीं होगी कि क्या वो जनरलों के सामने खड़ा हो सकता है या भाषण दे सकता है। असली परीक्षा ये है कि क्या वो अपने पिता के न होने पर सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वर्कर्स पार्टी उसकी बात माने। उसे सैन्य कमान की श्रृंखला को बरकरार रखना होगा। उसे अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना होगा। उसे चीन और रूस जैसे बड़े देशों के साथ तालमेल बैठाना होगा। और उसे ये भी तय करना होगा कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से कैसे निपटना है। वहीं पता चलेगा कि क्या किम परिवार का नाम अगली पीढ़ी में सत्ता बनाए रखने के लिए काफी है, क्योंकि नाम को विरासत में देना आसान हो सकता है, लेकिन असली ताकत तो फिर भी उसी व्यक्ति को हासिल करनी, बनाए रखनी और साबित करनी होगी जो इसे आगे संभालेगा।